हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और यह है 10th क्लास साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 5th लेक्चर। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को कंप्लीट देखिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और 10th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप इन पूरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपको थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी समझने के लिए हम एक बॉडी लेते हैं और इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हैं। किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करने से क्या मतलब है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात पढ़ रखी है कि अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसे भी हमने ऐसे ही चार्ज किया है, इसे हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है। अब आप ये बात को ध्यान ना रखते हुए डायरेक्ट इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमने एक बॉडी ली, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, अब हमें इसको और पॉजिटिव चार्ज करना है। अब हमें इसे और पॉजिटिवली चार्ज करना है, मतलब हमें इसे चार्ज को इंक्रीज करना है। तो क्या करना पड़ेगा चार्ज को इंक्रीज करने में? जैसे एक बात बताइए, एक बात सुनिए, जैसे हम इसको और पॉजिटिव चार्ज करते हैं, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ आने नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और आप उसे और पॉजिटिव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज मैं इसको और देता हूँ, तो ये पॉजिटिव जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो हमें फिर भी हम यहाँ पर इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको रख दिया, तो हमें क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। तो किसी बॉडी को चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या किया? इस बॉडी को चार्ज किया, इस बॉडी पर चार्ज स्टोर किया, तो हमें क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले आप ये टर्म समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर ध्यान दीजिए, वर्क डन ऑन द चार्ज टू मेक द बॉडी मोर चार्ज स्टोर्ड। हमने इसको और चार्ज दिया, तो हमने चार्ज पर जो वर्क किया उसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट अब हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। फिर से आपको ये बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। हमें इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखता हूँ, यहाँ लाता हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। लेकिन फिर भी मैं अपना वर्क करके इसको यहाँ लाता हूँ और मैं इसको यहाँ ले आया, तो मुझे क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। इस वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके, अब ये मान लीजिए इस चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम। अब 2 कूलम चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट P, मान लीजिए यहाँ पर लेके आता हूँ और मुझे 20 जूल वर्क करना पड़ता है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो 2 कूलम चार्ज को मैं P पॉइंट तक लेकर आता हूँ और मुझे वर्क करना पड़ता है 20 जूल। तो अगर 2 कूलम में 20 जूल वर्क करना पड़ता है, तो 1 कूलम में कितना वर्क करना पड़ेगा? फिर से समझिए, 2 कूलम के लिए 20 जूल वर्क करते हैं, तो 1 कूलम के लिए कितना करना होगा? तो आंसर है 10 जूल। इसका मतलब 10 जूल वर्क पर कूलम के लिए करना पड़ेगा। समझ गए? इस पॉइंट पे इस चार्ज को लाने के लिए, कोई भी 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए इस पॉइंट पे कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? 10 जूल पर कूलम। तो यही 10 जूल पर कूलम है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी 1 कूलम चार्ज को
किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। देखो पोटेंशियल का वैसे मतलब क्या होता है, किसी भी चार्ज की ताकत। पोटेंशियल कहते हैं ना, तेरे में कितना पोटेंशियल है, तेरे में कितनी ताकत है, ताकत। तो यहां पर हम वही बात कर रहे हैं, अगर इस चार्ज पर ज्यादा ऑलरेडी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता तो इसका पोटेंशियल भी ज्यादा होता। मतलब इस पॉइंट पर हमें 1 कूलम चार्ज को लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिपेल करता, इसके पास पोटेंशियल ज्यादा होता। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर चार्ज ज्यादा होता है तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। ये बात आपको क्लियर हुई? तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी थी? 20 जूल। चार्ज कितना लेके आया था मैं? 2 कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब 1 पर यूनिट का मतलब 1 कूलम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अनदर डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो अब करवा रहा हूँ आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप पेपर में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये वाली ज़्यादा इफेक्टिव है डेफिनेशन, आप ये वाली ही एग्जाम में लिख कर आना, ये वाली जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, विच चार्ज? यूनिट चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहिएगा इसका मतलब क्या है? देखिए कितने कूलम चार्ज को लेके जा रहे हैं? 1 कूलम, तो उसको बोलेंगे यूनिट चार्ज। कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या होता है? ये जैसे रिपेल कर रहा है, ये किसी चार्ज को कैसे रिपेल करेगा? इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे ये प्लस क्यू यहाँ रखेंगे तो ये प्लस क्यू को ये चार्ज कैसे रिपेल करेगा? इधर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे जा रहे हैं? अपोजिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब पहले कहाँ पड़ा है ये हमें नहीं पता, तो हम कह देंगे इंफिनिटी, टू दैट पॉइंट मींस दिस पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको क्लियर हुआ? ओके। तो यहां पर इसका फॉर्मूला बनेगा वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, W अपॉन Q। W मतलब कितना वर्क करा था? 20 जूल। कितने चार्ज को लाने में? 2 कूलम। तो ऊपर रखेंगे वर्क, नीचे होगा चार्ज। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद बात करते हैं SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट in the honor of scientist Alessandro Volta। तो एलेसेंड्रो वोल्टा साइंटिस्ट थे, इनके नाम पर ही हम रखते हैं पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। और अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, देखिए ये तो हो गया इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W का क्या हो जाएगा? जूल, और Q का क्या हो जाएगा? कूलम। तो यहां पर हो जाएगा जूल पर कूलम। ओके, कूलम की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, COULOMB। ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर वर्क हम करते हैं 1 जूल और चार्ज को लेके जाते हैं 1 कूलम, तो वोल्टेज की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 वोल्ट। इफ 1 जूल work is done to bring a 1 coulomb charge from infinity
to that point, infinity to that point, then electric potential is 1 वोल्ट। ओके, उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो पोटेंशियल बना किससे? वर्क से। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में कई बार पूछते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी इजी। आपको अगर पोटेंशियल समझ में आ गया है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, अब सुनिए, ये एक 2 कूलम चार्ज है, इसको हम A पॉइंट तक लेकर आते हैं तो हमें 6 जूल वर्क करना पड़ता है, और B पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो हमें 8 जूल वर्क करना पड़ता है। अगर 1 कूलम चार्ज को लेकर आते तो कितना वर्क करना पड़ता A पॉइंट पर? 3 जूल, और B पॉइंट पर कितना वर्क करना पड़ता? 4 जूल। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो ये जो है, ये देखिए 1 कूलम को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है यही पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल जो है किस पॉइंट पर है? A पॉइंट पर, तो हम लिख देंगे VA, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया B पॉइंट पर, तो हम लिख देंगे VB। तो अब देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है। अगर मैं एक 1 कूलम चार्ज को यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आता हूँ तो मुझे कितना जूल वर्क करना पड़ेगा? भाई 3 जूल तो आपने कर ही चुके हो, आपको A से B पर जाना है, तो कितना जूल एक्स्ट्रा आपको और करना पड़ेगा? तो आंसर है 1 जूल। फिर से सुनिए, आप 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट तक लेकर आते हैं, आपने 3 जूल वर्क आप कर चुके हैं। अब आपको यहाँ से यहाँ और जाना है, तो कितना और एक्स्ट्रा जूल आपको वर्क करना पड़ेगा? 1 जूल। तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the work done to bring a unit positive charge from one point to another point against इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से सीखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको क्लियर हो गई? यहाँ से हम इसका बनाते हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। यहाँ पोटेंशियल कितना है? 3 जूल पर कूलम, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 4 जूल पर कूलम। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 1 जूल पर कूलम। तो यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला? डिफरेंस का मतलब ज़्यादा माइनस कम, VB माइनस VA। यहाँ 4 जूल पर कूलम है ना बेटा पोटेंशियल, यहाँ पर कितना है? 3 जूल, तो 4 माइनस 3 which is equal to WAB upon Q. This is the formula work done। कहाँ से कहाँ किया वर्क? A से B, किस पर किया? चार्ज पर। This is the formula of electric potential difference। इसकी भी SI यूनिट वोल्ट ही होती है, और इसकी SI यूनिट वोल्ट और जूल पर कूलम होती है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल की होती है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। अब आगे चलते हैं कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन समझ गए,
लेकिन आप फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझे कि आप किसी को समझाना चाहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो वो आप कैसे समझाएंगे, या आपके दिमाग में कैसे इमेजिनेशन आएगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोर्स में आ गया भी ठीक है, लेकिन अब हम इसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको कुछ एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं कि यहाँ पे देखिए, ये बॉल है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, हायर हाइट से लोअर हाइट। ओके, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करता है हायर हाइट से लोअर हाइट। हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ करना पड़ता है या बॉल अपने आप जाएगी? तो आंसर है अपने आप जाएगी। इस केस में जो एनर्जी यहाँ पर काम करती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर काम करती है। ये बात आपको क्लियर होगी? ओके। तो जिस तरह से बॉल को मूव करने के लिए किसी स्लोप पर हायर हाइट से लोअर हाइट, मतलब यहाँ पर किसका डिफरेंस हो रहा है? हाइट के डिफरेंस से बॉल मूव करती है। ये बात ध्यान रखना, हाइट के डिफरेंस से बॉल मूव करती है। फैक्टर कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों कंटेनर्स में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर बीच में लगा हुआ है वॉल्व, ठीक है। जैसे ही मैं वॉल्व ओपन करूंगा, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? तो आंसर है वेसल ए से वेसल बी में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, कॉमन सेंस है आपके पास इतना, कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई लेवल से लो लेवल, ठीक है। तो पानी क्यों फ्लो होता है? ड्यू टू लेवल डिफरेंस। ये बात आपको समझ में आई? पानी फ्लो होता है ड्यू टू लेवल डिफरेंस, और हाई लेवल से लो लेवल अपने आप फ्लो होता है। तो यहाँ पर वाटर के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेवल डिफरेंस। बॉल की मोशन के लिए डिफरेंस कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइट डिफरेंस। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए, आपको दो बॉडीज दिख रही हैं, एक है हॉट बॉडी और एक है कोल्ड बॉडी। अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो क्या मूव होएगी? हीट। हीट कहाँ से कहाँ मूव होती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। आप गर्म पानी का गिलास अपने हाथ में लेते हैं तो आपको गर्म लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि गर्म पानी से हीट आपके हाथ में आ रही है। इसका मतलब हीट कहाँ से कहाँ मूव करती है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो करती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब ये नेचर की रूल है, हीट तभी फ्लो होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी। उसी तरह से ये चार्ज आपको दिख रहा है, ये कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। चार्ज के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसका मतलब बॉल के मूव के लिए हाई डिफरेंस, ठीक है। वाटर के फ्लो के लिए लेवल डिफरेंस, हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस, एंड चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। ये नेचर का रूल है। तो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? करंट। जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसका मतलब करंट के मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था जिससे आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और किसी को समझा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे एमीटर का कौन सा डिवाइस था जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, वैसे ही वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और वोल्ट मीटर से करंट कभी भी पास नहीं होती है। इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, सर्किट में कंडक्टर के अक्रॉस पैरेलल में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है पैरेलल में, ये आपको आने वाली क्लासेस में पता लगेगा। ये आपको दिख रहा है वोल्ट मीटर का सिंबल। वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होती है, और इसे
सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में अच्छी तरह पता लग जाएगा। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ।